हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। लास्ट एपिसोड आपको याद होगा जब हमने दिल्ली विजिट किया था, दिल्ली में पाए जाने वाले इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को कवर करने के लिए। लेकिन इस बार 15 अगस्त एक बार फिर से हमें ले आया है इसी दिल्ली में। आखिर क्यों? आप मेरे पीछे देख रहे हैं इंडिया गेट, जो कि दिल्ली की एक बेहतरीन सिंबल है, लेकिन इसी के साथ साथ ये दिखाता है दिल्ली का नियो रोमन आर्किटेक्चर। आज हम जानेंगे इस एपिसोड में कि कैसे आखिर दिल्ली बना नई दिल्ली। 1911 में जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल बना, उसी के साथ हम क्या देखते हैं, उसी के साथ हम भारत में आता हुआ देखते हैं नियो रोमन आर्किटेक्चर। नियो रोमन, व्हाट इट एक्चुअली मीन, इसका क्या मतलब है? रोमन स्टाइल आखिर क्या है और रोमन स्टाइल भारत में कैसे आया? आखिर दिल्ली को रोम ऑफ हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी एपिसोड में, तो बने रहे अंत तक। पहले तोमर्स की राजधानी, उसके बाद चौहान्स के द्वारा कंट्रोल किया गया पूरा दिल्ली सल्तनत कहलाया क्योंकि दिल्ली ही तो राजधानी थी। और उसके बाद मुगलों का शासन। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर अपना नर्व सेंटर कैलकाटा बनाया, वहीं से टेरिटोरियल एक्सपेंशन की शुरुआत भी की। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली राजधानी बनता है 1911 में। अगर हम यहाँ दिल्ली को देखें तो शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद के रूप में इसे बसाया गया था। लेकिन आज का शाहजहानाबाद कहाँ है, कहाँ बसता है? वो बसता है पुरानी दिल्ली में, एक तरीके से सकरी गलियाँ और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया। जब ब्रिटिशर्स ने 1911 में इसे अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने लिया एक चैलेंज कि हम बनाएंगे एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इमेज। अगर शाहजहानाबाद में सकरी गलियां हैं तो हम चौड़े रोड बनाएंगे, और इसी की जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ पर आर्किटेक्ट्स को खोजा गया। ये जो आर्किटेक्ट्स होंगे ये यहाँ पर नई दिल्ली को स्वरूप देंगे। कैसी है ये नई दिल्ली, किस प्रकार का वो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज इनके द्वारा बनाया गया, आखिर इसकी क्या फीचर्स हैं, इन्हीं को समझना है आज के इस एपिसोड में। 1911 में दिल्ली दरबार के जरिए जब दिल्ली को यहाँ पे कैपिटल चुना गया ब्रिटिश इंडिया का, तो यहाँ बनानी थी एक नई दिल्ली, और इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मिला एडविन लटियन को, जिनका साथ दिया हार्वर्ड बेकर ने। लेकिन वो यहाँ पर इस नई दिल्ली में कहीं ना कहीं यूरोप में होने वाले आर्किटेक्चरल रेनेसांस का रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते थे। रेनेसांस, किस तरीके का रेनेसांस यूरोप में इस दौरान देखा जा सकता था? नियो रोमन आर्किटेक्चर। यहाँ पर यूरोप के बहुत सारे शहर एक बार फिर से अपने एंशंट रोमन आर्किटेक्चर को रिविजिट कर रहे थे, लेकिन कुछ नए तरीके से। पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर रोमन आर्किटेक्चर कैसा दिखता है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि नियो रोमन रोमन से अलग कैसे था। एंशिएंट रोमन्स अपना आर्किटेक्चर कैसे बनाते थे, आखिर वो कौन से फीचर्स हैं जिनके जरिए एक रोमन आर्किटेक्चर को पहचाना जा सकता है। सबसे पहली चीज़, कॉलम्स। आप यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स या पिलर्स देखेंगे एक रोमन आर्किटेक्चर में, बहुत अलग अलग प्रकार के कॉलम्स, आयोनिक, टस्किन, डोरिक और कोरिंथियन भी। ये पिलर्स रोमन आर्किटेक्चर की पहचान है। कोरिंथियन एक प्रकार से ऐसा कॉलम है जिसमें टस्किन, आयोनिक और डोरिक, इन सभी पिलर्स के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी पहचान यहाँ पर एलाबोरेट एग्जीक्यूशन। तीसरी पहचान, वॉल्स। उन वॉल्स को प्लेन नहीं छोड़ा जाता था, बल्कि उस पर आपको बहुत सारा नैरेटिव आर्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे ग्रीको रोमन स्टाइल के। वही स्कल्पचर्स जिनके फीचर्स हमें गांधर स्कूल ऑफ आर्ट में भी देखने को मिलते हैं। एक तरीके से रोमन आर्किटेक्चर काफ़ी हैवी होता था, उसमें सिंप्लिसिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि उसमें आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। यही रोमन आर्किटेक्चर की झलक अब यूरोपियंस इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक बार फिर से दिखाना चाहते थे। लेकिन इस बार रोमन नहीं, वो आर्किटेक्चर जो आएगा वो नियो रोमन होगा। नियो रोमन में किन बातों का ध्यान रखा गया? लेस ऑर्नामेंटेशन,
यानी कि साज सजावट कम होगी और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में सिर्फ आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें, सिंप्लिसिटी का ध्यान रखा जाएगा। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम यूज ज़रूर होंगे, लेकिन सबसे सिंपल वाले, यानी कि टस्कन या फिर डोरिक। वॉल्स जिन पे नैरेटिव आर्ट होता था उन्हें प्लेन छोड़ा जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर में रोमन टच चाहिए था, और वही रोमन टच जो है वो नियो रोमन आर्किटेक्चर है। और इसी नियो रोमन आर्किटेक्चर का जो यूरोप में रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है, वही हमें दिल्ली में भी नज़र आता है, एडविन लटियन और हार्बर्ट बेकर के नज़रिए से। नई दिल्ली में रोमन टच लाने की जिम्मेदारी हार्बर्ट बेकर और एडविन लटियन ने ले तो ली थी, लेकिन अब बारी थी काम को बांट लेने की। आज के समय में कहलाए जाने वाले राष्ट्रपति भवन, जो उस समय में वाइसरॉय हाउस था, इसकी जिम्मेदारी एडविन लटियन ने ली। इंडिया गेट, ये भी एडविन लटियन के द्वारा ही बनाया गया, और इसी के साथ साथ पूरे नई दिल्ली की जो सिटी प्लानिंग है वो भी एडविन लटियन ने ही की है। वहीं हम जब भारत के पार्लियामेंट को देखते हैं, जो अब थोड़ा पुराना ज़रूर हो गया है लेकिन आज भी दिल्ली की शान है, वही पार्लियामेंट जो सर्कुलर शेप में आपको नज़र आता है, उसे और ट्विन सेक्रेटरीट को हार्बर्ट बेकर ने बनाया। दिल्ली का इंडिया गेट, जो कि कर्तव्य पथ के एक छोर पर मौजूद है, यह बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए उन सभी सैनिकों की याद में, और ये सभी नाम आज भी इंडिया गेट की दीवारों पर खुदे हुए हैं। एडविन लटियन ने दिल्ली के सिटी को प्लान करने के लिए यहाँ पर न्यूयॉर्क की तर्ज पे ही सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न ही चुना। लेकिन उस समय के भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा ये कहा गया कि क्यों ना यहाँ पे रोमन सिटीज़ जो है उनके आर्किटेक्चर और उनकी सिटी प्लानिंग को भी देखा जाए और उसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। हमें यहाँ पर इसी के रिजल्ट के रूप में मिलता है हेक्सागोनल शेप का ग्रिड पैटर्न। ये पैटर्न बहुत ही कमाल का है। अगर हम रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न की तुलना में इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पर एक तरीके से डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं उनको यहाँ हैंडल करने की शक्ति है। जिस तरीके से रेडियली हमें यहाँ पर ग्रिड पैटर्न, वो भी हेक्सागोनल शेप में देखने को मिलता है, वो डस्ट स्टॉर्म्स को दबा सकता है, जो कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न नहीं कर पाता। तो बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर ग्राउंड प्लानिंग की गई थी। इसी तरह की सिटी प्लानिंग के चलते यहाँ पर नई दिल्ली के सभी रोड्स हेक्सागोनल शेप बनाते हैं, ट्रायंगल शेप बनाते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं। नई दिल्ली के 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सेंटर्स, सबसे पहले राष्ट्रपति भवन और ट्विन सेक्रेटरीट, ये बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। वहीं हम अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये सीधा कर्तव्य पथ की सहायता से इंडिया गेट से टच होते हैं। इंडिया गेट यहाँ पर 1914 में हुए वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद यहाँ पर सैनिक जो थे उनको ऑनर करने के लिए बनाया गया, और यही इंडिया गेट एक बार फिर से सीधी लाइन में कनेक्ट होता है कनॉट प्लेस से। कनॉट प्लेस जिसको उस समय का कमर्शियल हब माना जा सकता है। आर्किटेक्चर की बात करते हुए हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि एडविन लटियन और हार्बर्ट बेकर ने दिल्ली के नियो रोमन आर्किटेक्चर में भारत में पहले से मौजूद आर्किटेक्चरल स्टाइल के फीचर्स भी शामिल किए। यहाँ पर वो घूमे भारत के अलग अलग हिस्सों में और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलिमेंट्स उन्हें लगे उसे नियो रोमन आर्किटेक्चर का पार्ट बनाया। यहाँ पर हम ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति भवन ही अपने आप में ऐसा एग्जाम्पल है। राष्ट्रपति भवन में आपको मिलेंगे पिलर्स। वो पिलर्स नियो रोमन स्टाइल के पिलर्स को तो दर्शाते हैं, लेकिन उन पिलर्स के बिल्कुल ऊपर आपको इन्वर्टेड लोटस नज़र आएगा, जो कि अशोक के पिलर्स को दिखाता है, उनकी याद दिलाता है। वहीं यहाँ पर राष्ट्रपति भवन का आइकॉनिक डोम, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो जो डोम है वो तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, लेकिन वो डोम सांची के स्तूप को भी दर्शाता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ मौजूद 4 बाग गार्डन्स मुगल सल्तनत की निशानी है। इसी तरीके से हार्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया पार्लियामेंट जो सर्कुलर शेप में आपको नज़र आएगा,
उसमें मौजूद पिलर्स भी एक बार फिर से नियो रोमन आर्किटेक्चर को भी दिखाते हैं, लेकिन वो पिलर्स अगेन अशोक के पिलर्स को एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उस पूरे स्ट्रक्चर का जो सर्कुलर शेप है वो आता है मध्य प्रदेश के 64 योगिनी टेम्पल से। मध्य प्रदेश का 64 योगिनी टेम्पल, ऐसा माना जाता है, इट इज़ अ पॉपुलर बिलीफ कि वहीं से पूरे की पूरे डिज़ाइन को यहाँ पर पार्लियामेंट में उतारा गया। इसी तरीके से ट्विन सेक्रेटरिएट में आपको मिलेंगे यूरोपियन कॉलम्स, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के डोम्स, जाली वर्क, रेड सैंडस्टोन का जाली वर्क और इसी तरह से राजस्थानी आर्किटेक्चर से आने वाले छज्जे और छतरियाँ। इंडिया गेट के चारों तरफ आपको प्रिंसली स्टेट्स को डेडिकेटेड घर भी देखने को मिलेंगे। ये वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में सबसे ताकतवर हुआ करते थे। आपको यहाँ पर मिलेगा हैदराबाद हाउस, पटियाला हाउस, बड़ौदा हाउस, जयपुर हाउस और बीकानेर हाउस। नई दिल्ली के कमर्शियल हब के रूप में आया कनॉट प्लेस, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे यूरोपियन कॉलम्स। ये भी अपने आप में नियो रोमन आर्किटेक्चर का ही उदाहरण है। आपको ये पूरा का पूरा कनॉट प्लेस सर्कल में, बल्कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 2 फ्लोर्स हैं। नीचे वाला जो फ्लोर था वो पूरी तरह से कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी बहुत सारी दुकानें। वहीं फर्स्ट फ्लोर को अपार्टमेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। आखिर इतने सारे सर्कल्स पूरे दिल्ली आर्किटेक्चर में, पार्लियामेंट हो, चाहे यहाँ पर बहुत सारे सर्कुलर रोड्स हो जो कि एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या कनॉट प्लेस ही क्यों ना हो, आखिर इतने सर्कल्स क्यों? इसके पीछे का कारण है एडविन लटियन। एडविन लटियन, अगर आप उनके चश्मे भी देखेंगे तो वो भी आपको सर्कल देखने को मिलेंगे। उन्हें प्यार था सर्कल से। उनका तो कहना भी है कि यहाँ पे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे सर्कल्स ज़्यादा पसंद आते थे, क्योंकि टीचर अक्सर कहती थी कि कोने में जाके खड़े हो जाओ। तो मैंने अपने आर्किटेक्चर में कोने या कॉर्नर्स छोड़े ही नहीं। ना कि सिर्फ भारत के बाहर भी यहाँ पर एडविन लटियन के बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में आपको सर्कुलर बिल्डिंग्स ज़रूर देखने को मिलेंगी। हम पहुँच गए हैं हमारे आज के सफ़र के आखिरी मुकाम पर। तो ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको लटियन की दिल्ली कमेंट सेक्शन में। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी अनस्टॉपेबल। Let's crack it. Friends, the Unacademy UPSC subscription, which has in UPSC CSE 2023 given 70 plus selections from its plus courses, which provides complete access to GS, CSAT and test series, and availing which you can get access to all batches, is currently available at an unbelievable pricing of 23,999, and this offer is only valid for a limited period. So I would suggest you to go ahead and enroll yourself as soon as possible, otherwise the time will run out. Along with that, you can also participate in the Unacademy Civil Services Championship test, participating in which you can avail up to 90% scholarship and exciting rewards. And this test is going to be conducted on the 25th of August at 11 a.m. and 5 p.m. The registration for this is completely free, so do not miss out on this chance.